दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में 1996 के एक हत्याकांड में जिन कुछ अपराधियों को सजा हुई थी, उनमें से एक अपराधी को जो उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे, उनको अचानक माननीय राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत जो उनको अधिकार प्राप्त हैं, उन्होंने उन अधिकारों के तहत राज्य सरकार के सिफारिश पर उस सजा याफ्ता अपराधी को जो आजीवन कारावास में था, उसको रिहा करने का आदेश दिया और उसकी रिहाई भी हो गई। उस अपराधी व्यक्ति का नाम उदय भान करवारिया है, जो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहलाता है, उसके सिविल लाइंस में पंडित उनकी हत्या हुई थी 1996 में। उसमें कई लोग अभियुक्त बनाए गए और इन अभियुक्तों के खिलाफ 23 साल तक मुकदमा चला और उस मुकदमे के बाद ये सजा हुई 2019 में और उसमें कई लोगों को सजा हुई। तो उसमें से एक करवारिया साहब को रिहा कर दिया गया। सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने 161 अनुच्छेद के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया। आपको याद होगा, गुजरात में बिल्किस बानो के गुनहगारों को, जिन्होंने गैंग रेप किया, जिन्होंने उनके परिवार के कई लोगों की नृशंस हत्या की, 7 सदस्यों की हत्या की और 6 साल के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको भी छोड़ दिया गया। वो भी राज्य सरकार के सिफारिश पर, एक कमेटी थी, उस सिफारिश के बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लंबी सुनवाई के बाद काफी दिलचस्प और काफी रोमांचक आर्गुमेंट दिए गए दोनों तरफ से और अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और फिर से बिल्किस बानो के गुनहगारों को अंदर कर दिया गया। इसी तरह से ओडिशा में एक सजा याफ्ता आजीवन कारावास के कैदी को छुड़वाने की कोशिश हो रही है और उसमें भी अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। उसका नाम है दारा सिंह। तो दोस्तों, हम इसी विषय पर आज बात करेंगे कि न्याय किनके लिए हो रहा है और किनके लिए सरासर अन्याय हो रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह हैं, हमारे साथ SN साहू हैं, ओडिशा के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन के OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रह चुके हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण राय हैं। कमल कृष्ण राय चूंकि इलाहाबाद से हैं, इस पूरे प्रकरण को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हम आज शुरुआत सबसे पहले करेंगे शीतल पी सिंह से। शीतल पी सिंह, आप इस पूरे, जो थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन मैंने दिया इसीलिए जानबूझकर कि हमारे दर्शकों श्रोताओं के सामने परिदृश्य सामने आ जाए कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सीधे मैं आप पर आता हूं, आपकी क्या टिप्पणी इस विषय पर है? तो 2018 में जो योगी जी की सरकार है, ये इनके खिलाफ मुकदमा उठाने के लिए इसने फाइल मूव कर दी थी, लेकिन वो चैलेंज हुई थी और मेरा ख्याल है उच्च न्यायालय ने उसमें उनको रेमेडी नहीं दी थी, वरना उस पे मुकदमा तो 2018 में ये सरकार उठा लेना चाहती थी, जब उनको सजा भी नहीं हुई। सजा शायद 2019 में हुई। 96 का केस है, 2019 में सजा हुई, 2018 में उन पर से मुकदमा उठा लेने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया था। जैसे प्रयास बहुत सारे मामलों में खुद मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर वाले केसों में कर लिया है सफलतापूर्वक, और जो मुख्यमंत्री हैं उनके विरुद्ध भी बहुत से आरोप थे, मौर्य जी, उनके विरुद्ध भी आरोप सब, और ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ आरोप जो थे वो कर दिए गए। लेकिन ये बहुत हीनियस क्राइम था। इस पे एक विधायक की हत्या हुई थी अपोजिशन पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, और उनको मारने में AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ था, ऐसी खबरें आई थी। इस एग्जैक्ट चीज मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, लेकिन ये खबरें थी, ये खबरें हैं अभी भी सोशल मीडिया पर और गूगल पर करने पर मिलती। तो इस तरह के हत्यारे, और इस परिवार के बारे में, करवरिया जो परिवार है, ये गैंगस्टर क्रिमिनल है वहां के, और इन सब पे बहुत सारे मुकदमे हैं हीनियस क्राइम के।
ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, शायद इनकी पत्नी या इनकी भाभी कोई अभी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है शायद, या थी। इनकी पत्नी रही हैं 2022 तक। अच्छा, तो खैर ये सब इनकी पृष्ठभूमि है। अब इनको सिर्फ 4 या 5 साल की सजा के बाद, 19 में ये गिरफ्तार हुए सजा के बाद, और अब 24 में इनको इस तरह से छोड़ देना, ये मतलब क्या कहा जाए, कोई शर्म वर्म तो बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मन में, और भारतीय जनता पार्टी के तर्क वालों के मन में। और इस देश में गवर्नर आई हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अब गवर्नर है, और वो पार्टीगत मामलों में इस तरह से फैसले ले रही हैं। इस तरह के हत्यारों को आप छोड़ रहे हैं, और आप कहते हैं यूपी एक मॉडल स्टेट है जिसमें अपराधियों को बख्शा नहीं जाता और अपराधियों के खिलाफ ये किया जाता है, वो किया जाता है। जबकि हम लगातार देखते हैं कि जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, वो चाहे जितना हीनियस क्राइम का अपराधी हो, उसको बचाने में पूरी पार्टी पूरी बेशर्मी से, सेंगर से लेके और करवरिया तक असंख्य उदाहरण हैं। और दर्जनों गैंग उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के सजातीय हैं, लेकिन उन सबको पूरा वरदहस्त प्राप्त है, सुरक्षा प्राप्त है, और उनको तमाम मामलों में तमाम तरह से फैसिलिटेट करता हुआ स्टेट हमें मिलता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इसको डिफेंड करने का। और इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि जिस स्टेट को आप कहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश है, अपराधी या तो जेल में है या फिर ऊपर चले गए हैं और पता नहीं क्या-क्या। सबसे पहले तो आप कानून का पालन करने में कानून तोड़ते हैं। हजारों लोगों को आपने पैर में गोली मार के लंगड़ा कर दिया है। वो सब साधारण गरीब छोटे-मोटे अपराधी, आप कह सकते हैं बेरोजगारी वगैरह से पीड़ित लोग हैं, जो इधर-उधर के छोटे-मोटे काम में कहीं आपको मिल गए तो आप उनको गोली मार देते हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तो आप पकड़-पकड़ कर और फँसा-फँसा कर एनकाउंटर और दूसरी चीजें करते हैं। उनसे संबंधित गैंगस्टरों वगैरह में आपने कानून का कोई पालन नहीं किया, और बहुत से लोगों की आपकी उपस्थिति में हत्या हो गई, कुछ लोगों की संदिग्ध हत्याएं हुई हैं। तो ये सब जो है, ये पूरा सब एक अजीब-सा, जो हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में राक्षस नाम की एक संज्ञा से परिचित होते हैं, लगभग उस तरह का वातावरण है। लेकिन इसको रामराज्य कहा जाता है। ये और शर्मनाक है कि इस तरह के काम को करने को रामराज्य भी कहा जाता है। तो अगर यही रामराज्य है तो फिर राक्षस राज्य क्या होगा? तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा मैंने कहा, कोई इसको सबको डिफेंड करने का मॉरल ग्राउंड नहीं है राजनीति में, जो बहुत जरूरी चीज होती है। शुचिता का इस लेवल पर अभाव और अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस स्तर पर उतर जाना, इससे शर्मिंदा करने वाली और कोई बात नहीं हो सकती। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी और कि भारतीय जनता पार्टी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में अपने को बिल्कुल अलग मानती रही है, और वो कहती भी रही है कि चाल चरित्र चेहरे में हमारी पार्टी बिल्कुल अलग है। रामराज की बात करती रही है, धर्म का सीधे ध्वजवाहक बनती रही है, जो कि भारतीय संविधान में जिसकी मनाही है। धर्म के आधार पर आप राजनीति नहीं कर सकते, हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो भी यही कहता है, हमारे चुनाव आयोग की नियमावली वही कहती है। लेकिन फिर भी धर्म, संस्कृति, चाल चरित्र चेहरे सब में अलग पार्टी दिखाने वाली। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपने अपराधियों को छोड़कर देश में दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो अपराधी हो या निरपराध लोग हो, बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, क्या उनको फंसाने में, षड्यंत्र के तरह उनको खत्म करने या खत्म कराने में, जेल में डालने में, क्या ऐसा रिकॉर्ड कांग्रेस के दौर में था, या ये बिल्कुल नए ढंग की शुरुआत दिखाई दे रही है? देखिए, इक्का-दुक्का घटनाएं कांग्रेस के दौर में भी रही हैं। बहुत से मामलों में इक्का-दुक्का घटनाएं मिल जाएंगी, लेकिन संगठित तौर पर अपने विरोधियों के विरुद्ध एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको जेल में डालना, उनको जेल में डालने की धमकी देना। अभी राज्यसभा में संजय सिंह को अभी-अभी, कल ही शायद, फिर से धमकी दी गई है कि तुमको जेल भिजवा देंगे। ये सब जो चीजें हैं, और कई मुख्यमंत्रियों को इस तरह से जेल में डालना, एक जगह से उनकी जमानत हो जाए तो दूसरी एजेंसी से उनको गिरफ्तारी कर लेना, जिससे वो जेल में ही रह जाए। उनकी जेल में होने में जमानत न होने देने के लिए सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह का इस्तेमाल, बहुत बड़े-बड़े वकीलों का इस्तेमाल, और ऐसे एक पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की पूरी कार्रवाइयों को राज्य के स्तर पर निमंत्रित करना या बढ़ावा देना या मदद करना, फैसिलिटेट करना,
इस तरह का संगठित अपराध, ऐसा चाल चरित्र चेहरा भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर तो कभी किसी ने नहीं देखा। राज्यों के स्तर पर जरूर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में बहुत सारी कमियां थी। उनकी हमेशा हम लोगों ने, जब भी मौका रहा, जब वो सत्ता में हम लोगों के सामने थी, वो आलोचना की पात्र थी। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये तो मतलब ये अलग ही चाल चरित्र चेहरा है। इतना कुरूप चाल चरित्र और चेहरा तो किसी का नहीं था। इन्होंने तो पूरी आप कह सकते हैं हर सीमा तोड़ दी है, संविधानेतर सीमा, मानव अधिकारों की सीमा और नैतिकता की कोई भी सीमा कि कोई भी समाज अपने लिए तय करे, वो अब सब टूटी हुई और ध्वंस हालत में हमारे सामने है। और एक आप कह सकते हैं कि उसके बाद एक बेशर्म चेहरा आपने अख्तियार कर लिया है कि आप कहते रहिए, हमें जो करना है वही करेंगे। जी, कमल कृष्ण रॉय, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। आप इस घटना को न सिर्फ बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं, बल्कि कानून की रोशनी में इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताएं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार में हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। आपको, मुझे याद आ रहा है कि स्वयं शीतल भाई ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन एक अमरमणि त्रिपाठी की भी घटना है, इसी तरह की घटना। और हालांकि अभी वो अंदर हो गए, सुना है कि फिर अंदर हो गए किसी अन्य मामले में। लेकिन आप इस पूरे इस तरह के राजकाज की शैली को कैसे देखते हैं आप कानून की तरह, कानून की दृष्टि से? देखिए, पहले तो यह है कि 2017 से 2024 तक के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। वो रिकॉर्ड जो सरकार सुरक्षित करके देश के सामने प्रस्तुत करती है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए, नेशनल वुमेन्स कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए। तो एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग, जिसपे शीतल भाई ने इनकाउंटर की बात की, फेक इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश, दलित हिंसा में उत्तर प्रदेश, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश, रेप, माइनर रेप, पास्को संबंधित अपराध में उत्तर प्रदेश सिरमौर है, नंबर 1 पे है, उस ओलंपियन है वो, और वो लगातार यह कायम किए हुए है। उस प्रदेश में जहां पे 2018 तक कैदियों के, जिसको कहते हैं कि प्री मैच्योर रिलीज, समय पूर्व रिहाई के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी थी। और सीआरपीसी की धारा 432 से लेकर 437 तक के जरिए छोड़ने की प्रक्रिया थी, जिसमें 10 साल लग जाते थे। और मेरे बगल में चार्ली प्रकाश है, हम लोगों ने जनहित याचिका की थी, चित्रांशी वाला, जिसमें पहली बार 2018 में पॉलिसी बनी। और फिर उत्तराखंड में हम लोगों ने चैलेंज किया, वहां पॉलिसी बनी। उस पॉलिसी में भी ये सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि जो हीनस क्राइम्स हैं, जो मास मर्डर्स हैं, जो समाज के चेतना को विचलित करने वाले, दहला देने वाले अपराध हैं, ऐसे में समय पूर्व रिहाई का यह पॉलिसी लागू नहीं होगा। आज स्थिति यह है, हम लोग जो प्रिजनर्स राइट पे खास तौर पे काम किए हैं ह्यूमन राइट के अन्य पक्षों से, कि जेलों से ऐसे 92 साल के लोग जिनके दोनों आंख अंधे हो चुके हैं, कोई औरत जो पूर्णतः विकलांग है, जिसको असाध्य बीमारियां हैं, जो चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जो बूढ़े और बीमार लोग हैं, उनके रिहाई के लिए कोई भी प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। लेकिन अपनी राजनीतिक उद्देश्य के लिए उन्होंने पहले अमरमणि को रिहा किया, उसके बाद ये दूसरी रिहाई है। इस रिहाई के बारे में मैं बता दूं कि इलाहाबाद में 3 चीज पहले हुआ। इस जो जवाहर पंडित की हत्या, जवाहर यादव की हत्या हुई, पहली बार इलाहाबाद में किसी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को उसके कार्यकाल में मारा गया। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में इलाहाबाद में AK-47 का खुलेआम उपयोग हुआ। उसके बाद में एक दूसरे विधायक माने गए थे, पूजा पाल के जो हस्बैंड थे। उसके बाद अतीक का कस्टोडियल डेथ सारी दुनिया ने देखा, वो तो बिल्कुल टीवी पर उसका पूरा लाइव चला दिया था उन लोगों ने, जिस तरह से शासन ने मारा। तीसरी बात यह कि जैसे आपके दिल्ली में कनॉट प्लेस है, जैसे लखनऊ में हजरतगंज है, वैसे इस शहर में सिविल लाइंस है। और सिविल लाइंस में भी वो जगह
जहां सारे लोग जुटते हैं समय बिताने के लिए, बहस करने के लिए, कॉफी पीने के लिए, कॉफी हाउस के सामने लबे सड़क पर शाम को जब पूरा उजाला था इनकी हत्या की गई। तो हत्या की परिस्थितियां तो उस तरह से थी कि चुनौती देकर वो मारा गया था और वो चैलेंज करके हत्या करने की बात थी। तो वो कोई सामान्य हत्या नहीं है। जो शीतल भाई हीनस क्राइम बता रहे हैं उसके डेफिनेशन में आता है। उसके लिए न तो प्रेसिडेंट साहब अनुच्छेद 72 का उपयोग कर सकते हैं, न राज्यपाल महोदय आर्टिकल 161 का उपयोग कर सकते हैं, और न उत्तर प्रदेश में जो पॉलिसी बनी है 2018 में और उसके बाद 2021 में बनी उत्तराखंड में, उसका उपयोग करके इनको रिहा कर सकते हैं। जवाहर पंडित की हत्या के बाद ये 4 भाई जेल में है। अभी कुछ साल पहले जो भाई साहब ने कहा कि इनसे मुकदमा वापस लेने का एक आदेश पारित हुआ था, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के बेंच पर चैलेंज हुआ और हमारे बड़े ही मशहूर नामी गिराबी प्रो पीपुल चीफ जस्टिस थे जस्टिस गोविंद माथुर। उनके पीठ में सुनवाई हुई, उन्होंने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि जिस तरह के क्राइम है उसमें किसी भी तरह से इस मुकदमे की वापसी समाज के और शांति व्यवस्था के हित में नहीं है। अब करवरिया साहब को सभी लोग जानते हैं, उनके सारे भाई, कोई एमएलसी रहा, कोई एमएलए रहा, खुद सांसद रहे, उनकी पत्नी मेजा से अभी 2017 से 22 तक नीलम करवरिया जी विधायिका रही, जिला पंचायत में एक भाई अध्यक्ष रहे। तो वो जोशी जी के दौर में उनका पॉलिटिकल रसूख काफी मजबूत था, जिसको उन लोगों ने टिका के रखा। जबकि उनके पिताजी, वो बहुगुणा जी का समय था, कांग्रेस का राज था, उनको उनके पिताजी का नाम बहुत था, उनके बड़े पिताजी का नाम बहुत था, मुल्ला भुक्कल करवरिया और मौला करवरिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें टिकट कभी नहीं दिया। और जब भी वो विधानसभा का चुनाव लड़े, वो 5वें 6वें पोजीशन पे थे। लेकिन भाजपा के राजनीति में अपराधीकरण का जो राजनीतिकरण हुआ, जो क्रिमिनल्स को टिकट दिया गया, उनको ऊंचे नीचे सदनों में बैठाया गया। उत्तर प्रदेश में हजारों के हजार ऐसे लोग हैं जो 14 साल से ऊपर से जेल में रह रहे हैं, लेकिन वो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, वो ट्राइबल्स हैं। आपको जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक अजीब सा आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में एक ही जगह जो है ओवर रिप्रेजेंटेड है मुसलमान, वो है जेल में। बाहर उसकी आबादी 16% है अगर, तो जेल में उसकी आबादी 18 से 19% है। इन सारे लोगों की रिहाई को प्राथमिकता न देते हुए योगी जी ने 2 नजरिए से, कहिए तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे मैं अपनी बात कहूं और नहीं बाद में मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन यह दुरुपयोग है अनुच्छेद 161 का, जिसमें ब्रॉड डे लाइट मर्डर, AK-47 का उपयोग, पब्लिक प्लेस में मारना और मारने के बाद सरकार और सत्ता के जरिए अपने सारे लोगों को विभिन्न सदनों में बना के रखना, इस पे न्यायपालिका को सोचना चाहिए। और हमने सुना है कि जवाहर यादव की पत्नी बिजमा यादव, जो खुद इस समय विधायिका हैं प्रतापपुर से, हंडिया के बगल में, वो डॉक्टर भोलानाथ यादव और रमेश कुमार जैसे अधिवक्ताओं के जरिए वो हाईकोर्ट में उसको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन समाज में भी इस बात को आना चाहिए कि योगी जी ने अपराधीकरण को चरम पर कर दिया है। और जो भी आप अखबार में न्यूज पढ़ते हैं कि मुठभेड़ हुई और अपराधी घायल अवस्था में पाया गया, वो उसका जो वीडियो देखेंगे तो घुटने को मोड़ के वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसको उत्तर प्रदेश में हाफ इनकाउंटर कहा जाता है। पुलिस लोग कहते हैं ये हाफ इनकाउंटर हमने किया, क्योंकि ये सारा जीवन अब इसका खटिया पे बीतेगा, बिस्तर पे बीतेगा। कुछ लोग उसको योगी इनकाउंटर भी कहते हैं कि मारना ना चाहे तो इसका सारा जीवन विकलांग करिए और घुटना पर गोली मारिए। तो घुटना पे गोली मार के अपाहिज अपंग बने हुए तो हजारों लोग हो चुके हैं। और फेक इनकाउंटर अभी पिछले 3 महीने में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर मिला के 9 के करीब जो है कस्टोडियल डेथ हुए हैं। ये बिल्कुल सरकार, यहाँ के दरोगा बहुत शान से कहते हैं कि हमको सिर्फ चीफ मिनिस्टर दंडित कर सकता है। हमारी अब हैसियत यह है कि हम थाने के गेट पर भी किसी का इनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये दौर है जिसमें कानून व्यवस्था बहुत खतरे में है। जी कमल जी, मैं एक
छोटी सी टिप्पणी और चाहता हूं आपसे, फिर मैं साहू जी के पास जाऊंगा कि जब आप छात्र नेता थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी वहां थे, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, कि उस दौर में और जब आप वकालत में आए तो एक लंबा दौर था उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, हर जगह, वाराणसी में, कि जब कभी सत्ता कि किसी एजेंसी द्वारा लोग उत्पीड़ित किए जाते थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, गैर कानूनी ढंग से उनको हिरासत में लिया जाता था, तो सड़कों पर प्रोटेस्ट होता था, लोग सड़क पर आते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे। मैं एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या गया है कि धनाधन लोगों को मारा जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों, दलित कम्युनिटी के लोगों, अपर कास्ट के वे लोगों जो सत्ता से असहमत हैं, सबके खिलाफ दमन हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट की कल्चर उत्तर प्रदेश से गायब हो गई है। ये कहां से हुई है, क्यों हुई है? उर्मिलेश जी, प्रोटेस्ट का कल्चर नहीं खत्म हुआ। अगर इलाहाबाद और लखनऊ के बरक्स में देखूं, प्रोटेस्ट की गुंजाइश खत्म कर दे रही है सरकार। और जो नया कानून हुआ, कभी इस पे बहस करिएगा, वो तो ऐसा है कि इस प्रोटेस्ट पर आपको सेडिशन के चार्जेस लगा सकते हैं। सेडिशन की जगह पर जो कानून बनाया है कि आप राजद्रोह में सिर्फ इस बात पे बंद हो सकते हैं कि आपने नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य दिया है। ये तो 1 जुलाई से ये लागू हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि हर शहर में एक जगह निर्धारित है और वहां एक छोटी सी पुलिस चौकी बन गई, उसको कहते हैं धरना स्थल। ना वहां कुर्सी है, न मेज है, न दरी है, आप लेके जाइए। और अगर आपको धरना देना है, सपोज कर लीजिए कि आपको धरना देना है इसी कानून के खिलाफ, तो आप माइक वाले के यहाँ जाइएगा, माइक वाला कहेगा पुलिस का परमिशन हमको दिखाइए। आप बैनर वाले के यहाँ जाइएगा, आप अब उसको आप दीजिएगा कि क्या लिखना, जैसे देखेगा कि सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन है, वो कहेगा हाथ जोड़ लेंगे साहब, हमारे दुकान पे ताला बंद हो जाएगा। तो ये जी, पूरा का पूरा अघोषित आपातकाल जो आप लोग विद्वत समाज के लोग कह रहे हैं, ये अघोषित आपातकाल हर तरह के सोशल और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा जी, कि जी, चली है रस्म की, कोई न सर उठा के चले वाला माहौल है। ठीक है। साहू जी, सॉरी, बहुत देर हुई आपको अपनी बात कहने का मौका पाने में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो मसला है, ये तो जो घटना घट चुकी है उस पर टिप्पणियां थी, लेकिन आपके यहाँ सुना जा रहा है कि उड़ीसा में घटना घटने वाली है। घटना घटने वाली यो है कि ग्राहम जो स्टेन्स थे और उनके जो 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको जलाकर मार डालने वाले बजरंग दल के दारा सिंह और उस पूरे गिरोह के जो लोग हैं, दुखद ये है कि मुख्यमंत्री जो इस समय उड़ीसा में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, वो स्वयं दारा सिंह की रिहाई के लिए क्योंझर जेल के सामने धरना दे चुके हैं, धरना पर बैठ चुके हैं, और अब वो मुख्यमंत्री हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं आपसे बस अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए चाहता हूं कि आप जानकारी उनको दें कि ये दारा सिंह के केस में भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों एक्टिव अचानक हो गई है कि ये पूरा का अधिकार, कानून के दरवाजे जाने का अधिकार सबको है, लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या उनको सचमुच उसको रिहा कराने की सारी पुरजोर कोशिश सत्ता की तरफ से चल रही है? उर्मिला जी, बहुत धन्यवाद। ये देखिए, 2022 में ये जो सुदर्शन टीवी का एडिटर सुरेश सवांके, उनका नाम जो था है, तो उन्होंने केउंझर में आके वो जेल में जो बंद है दारा सिंह, उनको मिलने के लिए एक दाखिल किया एप्लीकेशन। तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो जेल अथॉरिटी से उनको परमिशन नहीं दिया। तो वो उन्होंने क्या किया कि जेल के सामने धरना में बैठ गए कि उनका रिहाई के दाबी करके, रिहाई के उन्होंने रिहाई का इशू बना के। अच्छा, उस वक्त जो है, अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, वर्तमान जो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर मोहन माझी, वो थे चीफ व्हिप असेंबली में, बीजेपी का चीफ व्हिप थे। तो उन्होंने भी बैठ गया वो धरना में
कि उनको रिहाई। अच्छा, इसके बाद जब मीडिया ने उनको पूछा, मोहन माझी को, उस वक्त 2022 में, कि आप कैसे बैठ गए, वो तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, एक मर्डर में नहीं बहुत सारे केस में। ग्राहम स्टेन्स को तो उन्होंने मारा था, प्रूफ हो गया था कोर्ट में। उनका बच्चे को तो जिंदा जला दिया था, और एक मुस्लिम केटल ट्रेडर को भी मारा था। तो मल्टीपल मर्डर केस में उनको सजा हुआ है, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। पहले तो डेथ सेंटेंस हुआ, हाई कोर्ट में डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया और आजीवन कारावास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। तो ये क्या हुआ कि तो उन्होंने, जो मोहन माझी ने, ये जो यूपी में अभी हो रहा है कि बीजेपी का जो नेक्सस है क्रिमिनल्स के साथ, ये प्रमाण कर देता है। आपने तो कहा था बिल्किस बानो के केस में, बिल्किस बानो के केस में परमिशन दिया कौन? मिस्टर अमित शाह का जो नेतृत्व में होम मिनिस्ट्री, उन्होंने दिया था। तो अगर भारत का गृह मंत्री परमिशन दे दिया और वो रिलीज हो गए, रिलीज के बाद क्या हुआ? जस्टिफाई किया गया, उनको मिठाई खिलाया भी गया। जस्टिफाई कैसे किया गया? नहीं, वो तो ब्राह्मण थे, उनको आचरण सही था जेल के अंदर, इस कारण भी बीजेपी लीडर्स ने जस्टिफाई किया गया। तो अगर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, जो बिल्किस बानो, इतना हेनस क्राइम में, उनको रिहाई किया गया, तो अभी आप उसका जो उदाहरण अगर अमित शाह जी ने पूरा देश के लिए रख लिया है, तो यूपी में ये फॉलो कर रहा है, और उड़ीसा में भी इससे पहले 2022 में तो धारणा में साहब जी, बिल्किस बानो के मामले में जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि लोकल जो राज्य स्तर पर कमेटी थी, पहले कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन गया, जो जिसमें एमएलए भी बीजेपी के थे, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और थे लोकल बॉडीज के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी और इस कमेटी की सिफारिश पर फिर बात आगे गई। फिर इसके बाद सरकार की तरफ से उसको फिर बाद में इंडोर्समेंट आया, ऊपर से आदेश आया, केंद्रीय हाँ, जो आप बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं कि दर्शाता है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता या जो नेता थे उस कमेटी में, ये क्या 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 मैसेज दे देता है कि बीजेपी नेता अगर कुछ ऐसे हिंदुत्ववादी, ये जो वायलेंस, हिंदुत्ववादी बेसिस पे जो वायलेंस होता है, तो उनको रिहाई करने के लिए बड़ा तत्पर है, ये दर्शाता है ना। तो ये जो ग्राहम स्टेन्स का मर्डर केस हुआ था 99 में, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त तो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या बोला था? ये बोला था कि ये तो कलेक्टिव कंसाइंस को पूरा हिला दिया है। अच्छा, कलेक्टिव कंसाइंस को जब हिला दिया, उस वक्त मैंने प्रेसिडेंट नारायणन साहब के साथ काम कर रहा था, KR नारायणन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने जो मैसेज दिया था कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल, हमारा जो इथोस है टॉलरेंस का, सहिष्णुता का, इसके खिलाफ जा रहा है, और ये इन्वेंट्री ऑफ ब्लैक डीड्स में ये मर्डर लिस्ट में जाएगा। अच्छा, वाजपेयी साहब ने बोला था कि हम एक जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, 2 मिनिस्टर को भेजा था बारीपदा, जहां ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो मर्डर हुआ था। जॉर्ज फर्नांडीज एक थे उसमें, जहां तक मुझे हाँ, याद उसमें जॉर्ज फर्नांडीज गए थे। अच्छा, तो फिर तो ये जब हुआ, जब मोहन माझी ने चीफ मिनिस्टर बन गए, ये मैं जून 18 तारीख को वायर में लिखा एक लेख, मेरा लेख था कि ये जो मोहन माझी अपना अतीत जो जैसा है, कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो एक मर्डर नहीं कितने सारे मर्डर में कन्विक्टेड हुए, उनका जो ये अतीत है, अतीत से बाहर आ पाएंगे क्या? तो मुझे लग रहा है कि ये बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि अभी क्या हुआ, उनका एक, जैसे ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गया, उनका लीगल कोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि मेरा उनका जो दारा सिंह का 20 या 22 या 24 साल जेल में है, और उनको ये रिहाई करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया नोटिस कि आपका मतामत क्या है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि कानून का रास्ता अपनाने के बाद वो अभी सीएम के पास गया, जो सीएम जो अभी है मोहन माझी, वो जो धरना में बैठे थे, अगर उनके पास जाएगा
तो आप उसका क्या उनका मतामत होगा, आप अंदाज कर सकते हैं। नहीं तो क्या अच्छा, उन्होंने अभी कोई सॉरी क्या उन्होंने माननीय कोर्ट को राज्य सरकार की तरफ से कोई अपना अभिमत या अपनी अपनी कोई सलाह या अपनी कोई रिकमेंडेशन भेजी है अभी तक, क्या नहीं? नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने? अच्छा, ये 6 महीने का टाइम दिया है, तो ये 6 महीने तो हुआ नहीं है अभी। 1 महीना भी हुआ है कि नहीं, मुझे डाउट है कि 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो बिल्किस बानो का केस में आपने जो यूपी का केस जो बताया और ये वाला बताया, और हमारा जो लॉयर साहब जो अभी बोल रहे हैं कि वहां तो प्रोटेस्ट नहीं हो पाता है, यहाँ एनकाउंटर होता है, लोगों को अपाहिज किया जाता है एनकाउंटर से। तो ये जो स्थिति है, ये तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी से भी बहुत खराब स्थिति है पूरा देश में। ये एक ऐसी स्थिति है कि जो क्रिमिनल्स को अगर ऐसे रिहाई करने के लिए आप इतना तत्पर होंगे, एक राज्य का सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कानून का सहारा लेके ऐसे जो कर रहे हैं, ये एक गलत मैसेज जा रहा है। बहुत भारत का छवि भी धूमिल हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। शीतल जी, बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत छोटी सी टिप्पणी कि नवीन पटनायक साहब इतने साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसी कोई पहल नहीं दिखाई दी उनके समय, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये सरकार आई, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहन मांझी की तरफ से पहल हुई या सरकार की तरफ से पहल हुई, लेकिन पहल कहीं से हुई कि जल्दी से जल्दी उनको छुड़ा दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला ये चला गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि अचानक बीजेपी की सरकार जैसे ही आती है, कहीं ना कहीं से पहल शुरू हो जाती है उनको छुड़ाने की, दारा सिंह को? इस पूरे प्रक्रिया को कितने निर्दोष लोग जेलों में, उनको छुड़ाने की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन जो इतने हीनियस क्राइम के क्रिमिनल हैं, कन्विक्टेड हैं, पॉलिटिकल क्रिमिनल हैं, उनको छुड़ाने की बात हो रही है। नहीं, वो आपने कहा था ना चाल चरित्र चेहरा, तो यही चाल चरित्र चेहरा है। बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने अपना चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। वो यही सब करते हैं हर जगह, लोगों के बीच सामुदायिक आधार पर विभाजन करना, उससे राजनीतिक फसल पैदा करना, और लोगों को बहुत आर्थिक मामलों पर ऐसे फैसले करना जिससे पूरा देश भिखारी बन गया है। लेकिन सामाजिक मामलों में विभाजन करके बहुमत आबादी को अल्पमत आबादी का डर दिखा के वोट हासिल कर लेना, ये उनकी राजनीति है, यही उनकी राजनीति का आधार है। और इसको करने के लिए जो भी उपक्रम है उसमें किसी तरह के, आप कह सकते हैं किसी भी तरह की मोरालिटी का उनको कोई इशू नहीं है, यही कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में मैं कमल कृष्ण राय और एसएन साहू दोनों लोगों से एक एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि कमल जी ने ये कहा, मैं आपसे कमल कृष्ण पूछ रहा हूं कि आम आदमी प्रोटेस्ट के लिए इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको देशद्रोही, राजद्रोही साबित करने के लिए कानून सामने आ गए हैं, और प्रोटेस्ट की कल्चर तो है लेकिन उसकी संभावना को खत्म कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे में जो अपोजिशन, जो नेशनल पॉलिटिकल अपोजिशन है देश का, क्या वो कहीं फेल कर रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन या डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग, उनको वो किसी तरह से संरक्षण देने में असमर्थ है, इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में असमर्थ है? जो सवाल उठ भी रहे हैं पार्लियामेंट में, उनमें इनको शुमार नहीं किया जा रहा है। इस पर एक छोटी टिप्पणी। देखिए, जब राजनीतिक दल अलग अलग थे तो ये स्थितियां बनी हुई थी कि वो सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों पे हुए हमलों के लिए किसी तरह का कोई सुचिंतित प्रयास विरोध करने का नहीं करते थे। लेकिन जब से इंडिया अलायंस बना है और जब से मोदी और योगी की सरकार को और भाजपा सरकार को एक संगठित बड़े मंच से चुनौती देने की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से ये राजनीतिक दल भी उन सारे सवालों से अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आम आदमी से, जो आम आदमी के लिए लड़ने वाले, जो जंगल, जमीन और जल के लिए लड़ने वाले लोग, जो अधिक रोजी रोटी जमीन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो किसान के सवाल पर लड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ ये लोग अपनी एफिलिएशन व्यक्त करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको मुठभेड़ की स्थिति में आनी पड़ेगी। इसी सरकार के रहते 157 हिंदुस्तान के सार्वजनिक पार्कों में
69 से लेकर 76 दिन तक हजारों महिलाएं ना कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में एक दिन में 21 हत्याएं हुई थी, 21 हत्याएं एक दिन में हुई, फिर भी प्रोटेस्ट रुका नहीं। तो वो सीना अड़ा के जहां लड़ाई चल रही है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बाकी हर जगह प्रयास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी जी का एक इनकाउंटर के जरिए, हाफ इनकाउंटर के जरिए, बुलडोजर के जरिए जो इन्होंने दबंग छवि बनाई अपनी, और जो खुद बयान दे दिए हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा होने का मुझे गर्व है, उसमें जो ब्राह्मण जिस तरह से बड़ी तेजी से खिसका है, जिसका उदाहरण पिछला जो चुनाव उसमें देख लीजिए, कांग्रेस की तरफ जिस तरह रुझान हुआ, उसमें अमर मणि को लाए लेकिन वो सिक्का चला नहीं। उसमें वो गोरखपुर के तिवारी जी के भी खिलाफ उनको खड़ा करना चाह रहे थे। और ये जो ला रहे इसमें दोहरा एक है, एक तो केशव मौर्य जो एक विपरीत पोल बने हुए हैं योगी जी के, वो कौशाम्बी से ही हैं, और करवरिया परिवार भी मूलतः कौशाम्बी का है। और करवरिया परिवार जब तक जेल में था तब तक केशव मौर्य जी की कोई हैसियत नहीं थी इलाहाबाद के पॉलिटिक्स में, जब तक जेल में नहीं थे। तो इसको लाकर एक तो वो केशव मौर्य की पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज भी करना चाहते, और उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरे को भी, उसकी साख को, उसकी रसूख को स्थापित करके भाजपा का जो जनाधार लुटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, उसके वापसी का भी प्रयास। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि 4 जनवरी 2024 को जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस भुइया ने जो बिल्किस बानो का फैसला दिया है, और जिसमें कि संविधान बनने से लेकर अब तक के रिहाई के सवाल को, अपराध के सवाल पर, सामाजिक भय के सवाल को जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, जिस तरह से उसके एनालिसिस किया है, बहुत मुश्किल होगा इस रिहाई को टिकाए रखना। अगर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के गलियारे इतने सूने और सस्ते भी नहीं है कि वहां पर हमेशा न्याय को नकारा ही जाएगा। साहू जी, मैं आपसे बिल्कुल संक्षेप में यही जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि अपोजिशन की तरफ से जो राजनीतिक विपक्ष है उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, जो कहीं ना कहीं वो उतनी सक्रियता या उतनी ताकत के साथ निभा नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए युवनेश जी, ये जो संविधान रक्षा का इशू जैसे इतना बड़ा मुद्दा बन गया, जो हम भी कभी भी सोचे भी हमारा सोच में भी ये चीज, ये दिमाग में नहीं आया था कि लोगों के अंदर संविधान को रक्षा करने का एक चुनाव मुद्दा बनाएंगे। तो मुझे जो लग रहा है, जितना भी चाहे रिप्रेशन करे, जितना भी चाहे इनकाउंट करे, जो भी करे, ये जो संविधान मुद्दा बन गया है लोगों के अंदर, ये एक आशा की किरण हमको जरूर देता है। देखिए योगी ने जब सीए प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने क्या कहा, हम बदला लेंगे। आपको याद है? याद है। मैं इसके ऊपर एक सीएम बदला लेंगे क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, और सीएम बोल रहा है बदला लेंगे। अच्छा, ये जो है अभी जिस तरह का इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया है यूपी, जो पूरा देश को दिखा दिया है, मुझे लग रहा है कि ये नहीं चलने वाला है। ये प्रोटेस्ट करेंगे, मारेंगे, बुलडोज करेंगे। अभी तो बुलडोजर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। अभी जो केशव मौर्य का बुलडोजर ने, या कोई बीजेपी लीडर का बुलडोजर लगा के या सीबीआई लगा के हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये जो इलेक्टोरल आउटकम जैसे हुआ है, मुझे थोड़ा आशा दिखाई दे रहा है। थैंक यू साहू जी, थैंक यू कमल कृष्ण राय, थैंक यू शीतल पी सिंह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा कार्यक्रम जरूर हो गया, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे श्रोता दर्शक इस गंभीर और जटिल विषय पर, जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी विषय है, इस पर जो हमारे 3 विद्वान वक्ताओं ने बात कही है, उसको जरूर सुनेंगे और अपनी टिप्पणी भी आप देंगे। आपकी हर टिप्पणी से हमें नए कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।